कहानी पूरा अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा हिल स्टेशन पंचमढ़ी, जहां चारों तरफ बस पहाड़ियां, घने जंगल और कई टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ झरना भी देखने को मिलते हैं। ऐसे लगता है मानो धरती का स्वर्ग और कहीं नहीं, बस यही है। मौसम भी हमारा खुशनुमा सा रहता है। प्रिया, जिंदा दिल लड़की या औरत कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लड़की तो मैं आज से 2 महीने पहले थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी हो जाने के बाद कब मैं लड़की से औरत बन गई कुछ पता ही नहीं चला। वैसे तो मेरी उम्र लगभग 19 साल की है। इतनी कम उम्र में मेरी इतनी जल्दी शादी थोड़ा है हैरान तो जरूर करता है, मगर कुछ घर की मजबूरियां भी थी और कुछ मेरे पति के घर वालों की भी चाहत। शायद इस वजह से मेरे घर वालों को मेरी शादी जल्दी करवानी पड़ी। मेरे पति सागर, उनकी उम्र 25 साल, गोरा बदन और फिट, देखने में स्मार्ट। वैसे वो समय मेरे ससुरजी के साथ उनके व्यस्तता में उनका हाथ बटाते हैं। मेरे ससुरजी का कपड़ों का बहुत बड़ा फार्म है। इस वजह से मेरे हबी अक्सर एक शहर से दूसरे शहर या कभी कभी आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं। जितनी भी बड़ी डीलिंग करनी होती है अब मेरे पति ही देखते हैं। वैसे तो मेरी शादी अरेंज शादी हुई थी, सबकी मर्जी से और सबकी पसंद से। जब सागर को किसी बात की आपत्ति नहीं हुई तो भला मुझे क्यों होने लगी, ना ही मेरे या फिर उनके घरवालों को, और होती भी क्यों। मेरा ये रूप रंग देखकर तो सागर पहले ही अपना होश हवास गवा बैठा था, तो उसे भला इस रिश्ते से अब इनकार क्यों रहता। वैसे सागर ने शादी से पहले मेरे घरवालों से ये शर्त रखी थी कि लड़की बहुत खूबसूरती और पाक साफ होनी चाहिए, तभी मैं उससे शादी करूंगा, वरना नहीं। मगर सागर की जब मुझसे पहली मुलाकात हुई उसके ये ख्यालात भी बदल गए। सच कहूं तो मैं इस रिश्ते से बेहद खुश थी। जो कुछ एक लड़की को चाहिए होता है वो सब कुछ मुझे मिला। मेरे सास ससुर सब लोग अच्छे थे। मेरे पति अकेले थे और इनकी 2 बहनें थीं। एक तो उनसे छोटी थी और दूसरी की शादी 2 साल पहले हो गई थी, वो अपने ससुराल में थी। हम लोग यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे, क्योंकि इससे पहले मेरे पति के घर वाले दिल्ली में रहते थे। डेंस पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, डस्ट वगैरह, इन सब की वजह से उन लोगों ने वहाँ का घर बेच दिया और उसी पैसों से यहाँ एक बड़ा सा बंगला भी खरीद लिया और वे लोग दूसरी जगह किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो गए। सागर की पढ़ाई के बाद दिल्ली में रहने का अब कोई मतलब नहीं था। वैसे ये जगह तो मुझे भी बेहद पसंद थी और सुकून भी बहुत था यहाँ। चारों तरफ बाग बगीचे, खुला मैदान, सब कुछ था यहाँ। चारों तरफ बस शांति ही शांति। मेरे हबी का शौक था या सपना जो भी कहिए कि किसी अनजान शहर में उसका खुद का बंगला हो, गाड़ी हो, वो सब ऐश आराम हो जो अक्सर बड़े घराने के लोग डिजर्व करते हैं। और ऊपर वाले की दुआ से मुझे और सागर को वो सब कुछ मिला। हम दोनों यहीं इस शहर में फिलहाल अकेले रहते थे। मेरे सास ससुर बीच बीच में कभी 1-2 दिन के लिए यहाँ आ जाते। शादी से पहले मुझे सेक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अक्सर मेरी सहेलियां न्यूड फोटोज और पिक वगैरह दिखती तो मेरे जिस्म में अजीब सी बेचैनी हो जाती। अक्सर मैं भी सोचा करती कि लोग सेक्स को लेकर इतने बेचैन और पागल क्यों रहते हैं, क्योंकि मेरी सभी सहेलियों के 2-3 बॉयफ्रेंड तो होते ही थे सिवाय मेरे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती थी। अक्सर मेरे घर या स्कूल कॉलेज में लड़के मेरे पीछे पड़े रहते, मगर मैं किसी को ज़रा भी भाव नहीं देती थी, क्योंकि मैं अपने होने वाले हस्बैंड के लिए पूरी पाक साफ रहना चाहती थी। सुहागरात के दिन मेरे हबी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब ढेर सारा ब्लड बिस्तर पर गिरा। उस दिन के बाद उसका मेरे प्रति प्यार और बढ़ गया था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जान गया था कि मैं पहले भी पाक साफ हूँ और आगे भी रहूंगी। वैसे सेक्स में तो मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर हर रोज़ मेरे हबी मुझे अपने पास सुलाते, मेरे बदन से खेलते, तो मेरे अंदर भी धीरे धीरे सेक्स की भूख अब बढ़ने लगी थी। जब मैं पहली बार अपने पति का देखी, जो कि कॉमन और एवरेज माना जाता है, मगर पिक्चर्स में और न्यूड फोटोग्राफ्स में तो मेरे पति का उनके आगे कुछ भी नहीं था, तो क्या सच में मर्दों के इतने बड़े बड़े होते होंगे। कभी कभी मेरे जहन में ये बात मुझे अक्सर परेशान करती, मगर झिझक की वजह से ये बात कभी अपने पति से पूछ भी नहीं पाई। और इन सब बातों का मतलब भी क्या था, जो ऊपर वाला दिया था वही बेस था। मैं प्रिया, रंग बिल्कुल दूध की तरह गोरा, इतना गोरा कि मेरे जिस्म पर मेरी हरी और नीली नसें साफ नजर आती थी, जो दूसरों को बेहद आकर्षित करती थी। बाल लंबे और घने थे जो मेरी कमर के नीचे तक आते थे। आंखें हल्की नीली जो बेहद ही आकर्षक लगती थी। उस पर मेरी लंबी नाक, जिस पर एक सोने की राउंडेड रिंग चढ़ी हुई थी, जो मेरी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती थी। होंठ पूरी तरह रस से भरे हुए थे और ऊपर से गहरे लाल रंग की लिपस्टिक, जो मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। कान में बड़े झुमके, जो अक्सर मेरी गर्दन और कंधों को छू जाते, सुराही जैसी गर्दन। और सबसे ज्यादा मुझमें जो चीज़ आकर्षक थी
वो थे मेरे स्तन, जो साइज में बड़ी तो थी ही, पूरी गोल और ऊपर की तरफ हमेशा तने हुए। अगर कोई भी मुझे बिना दुपट्टे के देख ले तो उसकी नीयत ही बदल जाए। मेरी कमर पतली थी, पूरी तरह स्लिम। मेरे जिस्म में न तो ज्यादा चर्बी थी और न ही कम। मेरी कमर काफी भरी हुई थी, जिससे मेरे पीछे का वो हिस्सा काफी अट्रैक्टिव लगता था। ऊपर से मेरी गोल और राउंडेड शेप में थी, जो थोड़े बाहर की तरफ भी निकले हुए थे। कुल मिला जुला कर मैं सर से लेकर पांव तक एक सेक्स बम थी। वो सेक्स बम जिसको पाने के लिए लोग कुछ भी कर जाए। तो ऐसी बीवी पाकर सागर अपने ऊपर नाज नहीं करेगा तो क्या करेगा। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते मेरी शादी को पूरे 2 महीने बीत गए। वैसे हमने अभी तक बच्चे का कोई प्लान नहीं बनाया था और ना हमने किसी बात की कोई जल्दी भी थी। घर तो इतना बड़ा था कि ऊपर एक हॉल और 4 बड़े कमरे, अटैच किचन और बाथरूम, और नीचे भी ठीक कुछ ऐसा ही था। पूरे घर की साफ सफाई अकेले मुझसे नहीं हो पाती थी। शुरू में तो मैं थोड़ी बहुत साफ सफाई कर भी लेती थी, मगर ये सब अकेले मेरे बस का नहीं था। इसके लिए मैंने सागर को 2 नौकर रखने को कहा था। एक आकर पूरे कमरे की साफ सफाई कर देता और दूसरा बाहर का काम, जैसे बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई और गाड़ी साफ करना। मगर नई जगह होने की वजह से हमारी जान पहचान भी हमारे शहर में बहुत कम थी। मैं ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती। अगर काम भी होता तो सागर बाहर से राशन या फिर भी जरूरत की सब चीजें लेते आते। मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते, शायद नई जगह होने की वजह से। 2 महीने घर पर बिताने के बाद मेरे ससुर मेरे पति पर गुस्सा करने लगे। सारा बिजनेस अब उनकी देखरेख में जो था, तो इस तरह घर बैठने से क्या होता है। इसलिए सागर ने मेरे ससुर की और सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का फैसला किया। अब उन्हें मेरे ससुर के पास मिलने जाना था और फिर बिजनेस के सिलसिले में हो सके तो कहीं बाहर। प्रिय पिताजी बहुत नाराज हो रहे हैं। 2 महीने हो गए मुझे यहाँ इस तरह से घर पर बैठे हुए। मुझे अब उनके काम में उनका हाथ भी बटाना पड़ेगा। मुझे 1-2 दिन में पिताजी से मिलना होगा। फिर बिजनेस के सिलसिले में हो सके तो कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। मुझे लौटने में 1-2 महीने भी लग सकते हैं या उससे ज्यादा भी। ठीक से अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। और जैसे सागर ने मुझ पर बम फोड़ दी, सागर से एक पल की जुदाई अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं फौरन उसके सीने से लिपट गई और उसके सीने पर अपना सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगी। वहीं सागर बड़े प्यार से मेरे सर पर अपने हाथों को फेर रहा था। रोती क्यों हो पगली, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना तुमसे दूर जा रहा हूँ। 1-2 महीने की बस बात है, फिर लौट कर आ ही जाऊंगा। और सागर मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछता हुआ मुझे देखकर हौले हौले मुस्कुराए। वहीं मैं उसके सीने पर मुक्के मरती हुई उसे लिपटकर फिर से रोने लगी। जब मुझे छोड़कर जाना ही था तो आपने मुझसे शादी क्यों किया, ऐसे ही रहते ना अकेले। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, सोच कर भी अब घबराहट होने लगती है। ये मेरे लिए बिल्कुल नई जगह है, कोई मुझे यहाँ जानता भी नहीं। अब तो एक पल मेरा नहीं कटेगा। और प्रिया शिकायत के लहजे से सागर की बाहों में लिपटी हुई, उसकी आंखों में आंखें डाले धीरे से अपने दिल की बात कहती है। वहीं सागर उसके दोनों गालों पर अपने हाथों को रखता हुआ उसका सर ऊपर की तरफ करके बड़े प्यार से उसके लबों को चूम लेता है और फिर से उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। यूं गुजर जाएंगे देखना ऐसे ये 2-4 महीने। हाँ, तुम नौकर रखने की बात कह रही थी ना। मैंने पास के एक दुकान पर एक आदमी से इस बारे में बात की थी। उसने मुझे अभी मिलने को बुलाया है। देखकर मैं आता हूँ। अगर कहीं से 2 नौकरों का इंतजाम हो जाएगा तो मेरी शहजादी को घर का कोई भी काम फिर से नहीं करना पड़ेगा। ए ना। और सागर धीरे से हंसता हुआ प्रिया के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखने लगता है। वहीं प्रिया ना चाहती हुई भी धीरे से हंसती है। हाँ जाओ, पहले दर्द देते हो फिर मरहम भी लगाते हो। ये मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। और प्रिया थोड़ी परेशान हुए हौले से अपना मुंह बनाते हुए बोल पड़ती है। वहीं सागर मुस्कुराता हुआ चला जाता है। कुछ दूर जाने पर जिस आदमी ने उसके लिए नौकरों की बात कही थी वो उसके सामने खड़ा हुआ नजर आता है। वो आदमी सागर को देखता हुआ धीरे से मुस्कुरा देता है। आओ सर, सब खैरियत तो है ना। और सामने खड़ा वो मुंह में पान चबाता हुआ सागर की तरफ देखकर धीरे से बोल पड़ता है। वहीं सागर भी जवाब में धीरे से मुस्कुरा देता है। आपने कल 2 नौकर दिलाने की बात कही थी, बस मैं उसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। सागर जैसे उस आदमी को कुछ याद दिलाते हुए कहते हैं। वहीं वो आदमी मुंह में पान चबाता हुआ हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगता है। हमें याद है सर, आपको 2 नौकर देने की बात कही थी ना हमने। अरे शेखावत, जरा कल्लू को फोन लगाना। उसके पास आदमियों की कमी नहीं है, वो कहीं न कहीं से 2 नौकरों का जुगाड़ कर ही देगा। और सामने खड़ा आदमी अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल करने लगता है। जैसे ही रिंग जाती है वो फोन सामने वाले आदमी को पकड़ा देता है।
2-3 मिनट तक उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। जब वह फोन सागर को पकड़ा देता है, उधर से कल्लू के नाम का शख्स सागर से बात कर रहा था। देखो जनाब, हम कल्लू ठेकेदार बोल रहे हैं। नौकर तो हम तुमको 2 दे देंगे और काम भी तुम उनसे जितना चाहे जितनी मर्जी करवा लेना, वो पीछे नहीं हटेंगे। पूरी लगन और मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। मगर ससुरा वो का है ना, उनके अंदर का स्वभाव किसको पता कैसा है। अंदर से वो चोर है या बदमाश कौन जानत है। ये हम इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जितने भी आदमी आवत हैं सब बाहर और दूसरे शहर से काम की तलाश में आवत हैं। अगर मंजूर हो तो बोलो, हम तुमको अभी 2 नौकर तुम्हारे घर पर भेजता हूँ, तुम उनसे बात कर लेना। अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं तो कोई दूसरा देख लेना। और उधर से फोन कट जाता है। सागर कुछ देर तक खड़ा सोचता रहता है, फिर वह उस ठेकेदार को 2 नौकर भेजने को कहता है। वह ठेकेदार कल सुबह 2 नौकर भेजने को कहकर अपना फोन रख देता है और सागर उस आदमी को शुक्रिया कहता हुआ वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। लो जी, हमने तो आपकी नौकरों वाली समस्या भी दूर कर दी और आप हैं कि हमारा जरा भी ख्याल नहीं रखती। सागर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और प्रिया की तरफ तिरछी नजरों से देखने लगता है। वहीं प्रिया अपनी आंखें गोल गोल नचाती हुई सागर को बड़े गौर से देखने लगती है। मैं आपका ख्याल नहीं रखती तो क्या कोई और रखती है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे नौकरों का जुगाड़ करके आपने मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। इतना तो मैं भी कर सकती हूँ मिस्टर। वो तो तुम इस वक्त घर पर हो, नहीं तो मैं खुद ही ढूंढ लेती कोई नया नौकर। और सागर तेजी से उठता है और प्रिया को तेजी से दबोचने के लिए पकड़ता है। वहीं प्रिया तेजी से भागती हुई सीधे अपने बेडरूम में घुस जाती है और सागर भी पीछे पीछे चला आता है। अच्छा हुआ तुम खुद ही बेडरूम में आ गई, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। और सागर ने प्रिया को दबोच लिया और उसके बिस्तर पर पटक कर खुद ही उसके ऊपर लेट जाता है और उसके दोनों गालों को, उसके होठों को, उसकी गर्दन को धीरे धीरे काटने और चूमने लगता है। प्रिया कुछ देर तक विरोध करती है, फिर वह भी स्थिर हो जाती है और अपने आप को सागर के हवाले कर देती है। सागर भला अब ऐसा हंसी मौका कहाँ छोड़ने वाला था, वह भी जिसकी बीवी ऐसी चीज हो। वह प्रिया के सीने पर अपने हाथों को रखकर धीरे धीरे मसलने लगता है, साथ ही साथ उसकी गर्दन और कान के उन हिस्सों पर अपनी जीभ फेरता है। प्रिया, जो कुछ देर पहले खूब चहक रही थी, वो अब सागर की बाहों में खुद को सौंप चुकी थी। सागर फिर प्रिया के एक एक करके सारे कपड़े उतारता है और खुद भी प्रिया पर चढ़ जाता है। प्रिया धीरे धीरे अपनी दोनों टांगें पूरी फैला देती है और सागर का पूरा पूरा साथ देती है। ये खेल ज्यादा देर नहीं चला और करीब 10 मिनट में सागर हाफता हुआ प्रिया के ऊपर ढेर हो गया। वहीं प्रिया लंबी लंबी सांसें लेती हुई सागर को अपने सीने से लगाए रखती है। दोनों इस वक्त पसीने से भीग चुके थे। सागर अपने शरीर को साफ सुथरा रखता था और प्रिया को भी साफ सफाई पसंद थी। हाँ, आज तक उसने सही मायने में सेक्स को कभी अच्छे से एंजॉय नहीं किया था। बस इसी तरह दोनों की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। प्रिया और सागर की लाइफ ऐसे ही चलती रहती अगर उनकी लाइफ में 2 नौकरों की एंट्री नहीं होती। किसी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके घर पर आए ये 2 नौकर प्रिया की जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख देंगे। सुबह के 7 बजे थे। सागर नाश्ता कर रहा था, तभी उसके घर की डोर बेल बजी। वो उठकर मुख्य दरवाजे की तरफ गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने 2 शख्स खड़े थे। ये वही नौकर थे जिनको सागर आज काम पर रखने वाला था और न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, बल्कि उसकी पत्नी की पूरी जिंदगी भी अब बदल जानी थी। देखना था कि आगे वक्त को क्या मंजूर था। कहानी आगे जारी रहेगी।